Presentation slides are provided on students' request for purpose of quick reference only, hence it cannot be replaced with standard study material or books that are mentioned in syllabus of respective subjects. Students are expected to refer standard books for study for examination. प्रस्तुति स्लाइड केवल त्वरित संदर्भ के उद्देश्य के लिए छात्रों के अनुरोध पर प्रदान की जाती है, इसलिए इसे मानक अध्ययन सामग्री या उन पुस्तकों से नहीं बदला जा सकता है जो संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम में उल्लिखित है। छात्रों से परीक्षा के लिए अध्ययन करने हेतु मानक पुस्तकों को संदर्भित करने की उम्मीद है। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम सॉल्यूशन से सॉलिड के क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और क्रिस्टल्स जो कि अगर हम लोग बोलें कि क्रिस्टल्स कैसे होते हैं, तो सॉलिड होते हैं जो ग्लो कर रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं, उनको हम लोग कॉमन टर्म में बोलें तो जो ग्लो करने वाले सॉलिड होंगे जिस क्रिस्टल्स के कैटेगरी में आएंगे। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वो है जिसमें हम लोग सॉल्यूशन से सॉल्यूट बनाते हैं और इसका बहुत सारा फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन है और एज वेल एज अदर भी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग ये स्टार्ट करने वाले हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम लोग इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो देखेंगे और इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं, क्रिस्टल हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन इज द स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, इसको हम और क्या बोलते हैं, यूनिट ब्लॉक, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स इनटू अ रिपीटेटिव ऑर्डरली अरे। मतलब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो रिपीटेटिव मैनर में होगा। मतलब जैसे दीवार खड़ी करने के लिए ईंट एक के बाद एक जोड़ते जाते हैं, तो जो ईंट है वो क्या होगा, यूनिट ब्लॉक है ना। जैसे ब्रिक्स जो होता है या ईंट जिसको मैं बोल रहा हूँ, तो वो क्या हो गया, यूनिट ब्लॉक, जिसके रिपीटेटिव यूज से एक स्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है। तो ऐसे ही जो हमारा क्रिस्टल है वो स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट है, अपने आप होने वाला अरेंजमेंट है, जिसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स जिसको हम की यूनिट ब्लॉक बोल रहे हैं वो रिपीटेटिव ऑर्डर में जुड़ने वाला है। रेगुलर जियोमेट्री पैटर्न, एक पैटर्न के हिसाब से जुड़ेगा ये, है ना। तो क्रिस्टलाइजेशन डिफर्स फ्रॉम प्रिसिपिटेशन, ये प्रिसिपिटेशन से अलग होता है इन दैट द प्रोडक्ट इज डिपोजिटेड फ्रॉम अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये किस टाइप से अलग है, क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन से डिपोजिट हो रहा है। प्रिसिपिटेशन ऑकर्स व्हेन सॉल्यूशंस ऑफ मटेरियल रिएक्ट केमिकली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन लिक्विड। तो प्रिसिपिटेट कब बनता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है और कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, है ना, लेस सॉल्युबल होगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, देयरफॉर डिपोजिट आउट। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि कोई भी सॉलिड जो है अगर सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन से डिपोजिट होकर बन रहा है तो हम उसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलेंगे। प्रिसिपिटेशन में क्या होगा, केमिकल रिएक्शन के कारण एक प्रोडक्ट बन रहा होगा जो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा, जो घुल नहीं पाएगा उस मीडिया में, और उससे वो क्या होगा, डिपॉजिट होने लगेगा, उसको बोलेंगे अपन प्रिसिपिटेशन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो चलिए बात करते हैं जो मैंने अभी बोली है, ये जो स्पॉन्टेनियस अरेंजमेंट हो रहा है इसका एक प्रेजेंटेशन देखते हैं। जैसा कि आपके सामने देखिए एक डेमोस्ट्रेशन दिख रहा है, कैसे एक यूनिट ब्लॉक एक रिपीटेटिव मैनर में जुड़ता जा रहा है ना, और रिपीटेटिव मैनर में हो रहा है। ठीक है, और हर बार एक छोटा सा ब्लॉक है जो आपके सामने दिख रहा है, वो आपका ये क्या कहलाएगा, यूनिट ब्लॉक। जब ये जुड़ता है तब जाकर एक शेप ले लेता है, और ये जो बना है रिपीटेटिव मैनर्स में जुड़ने के कारण ये क्या हुआ, क्रिस्टल हो गया। ठीक है, जैसे, और इसका जो शेप है ये हो गया क्यूबिक शेप। यहाँ पे हम एक छोटे छोटे ब्लॉक्स से मिलकर क्यूब बन रहा है, तो इसको हम क्यूबिक शेप बोलेंगे। पर जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल क्यूब शेप में ही हो, हम लोग इसको क्रिस्टल हैबिट वाले पार्ट टाइम पे देखेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन है या ऑब्जेक्टिव्स, हम ऑब्जेक्टिव्स एंड एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि ये जो
क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेसेस का उपयोग कहाँ पे है, क्या इसका उपयोग होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका, देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग। सबसे पहला पॉइंट है प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड एज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग इम्प्यूरिटीज फ्रॉम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो सॉलिड है उसको डिसॉल्व करते हैं और सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर सॉल्वेंट रिमूव करके उसको सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसको हम अलाउ करते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के लिए, जिससे कि क्रिस्टल बनता है। उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइज करना। एक बार सॉल्यूट को घोला, सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर उसमें से क्रिस्टल बना लिया। तो रिक्रिस्टलाइजेशन करने के पहले जब सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तब हम क्या करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, और फिल्टर करके उसके अंदर जो इंप्यूरिटीज है उसको अलग कर लेते हैं। जो इनसॉल्युबल इंप्यूरिटीज होगा वो अलग हो जाएगा, फिर हम उस सॉल्यूशन को फिर से क्रिस्टलाइज करेंगे और हमारा जो क्रिस्टल बनेगा वो प्योर होगा। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग इज द एप्लीकेशन ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसके अलावा दूसरा क्या है, बेटर प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हम क्रिस्टल्स बना के प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को बेटर और अच्छा कर लेते हैं। जैसे कि क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज यूज्ड टू चेंज द माइक्रोमेटिक्स ऑफ ड्रग्स सच एज कंप्रेसिबिलिटी एंड वेटिबिलिटी। हम क्रिस्टल बना के किसी भी ड्रग का माइक्रोमेटिक्स जो प्रॉपर्टी होता है, साइज, शेप, कंप्रेसिबिलिटी, पोरोसिटी, इन सब में चेंजेस ले आते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई एक मटेरियल है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी अच्छी नहीं है, तो हम उसको कंप्रेस करके टेबलेट नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर हमने उसको रिक्रिस्टलाइज करके क्रिस्टल फॉर्म में बना लिया तो अब उसकी कंप्रेसिबिलिटी इन्हांस हो जाएगी, जिसकी वजह से अब हम उसको क्या कर पाएंगे, आसानी से टेबलेट फॉर्म में कंप्रेस कर पाएंगे। तो कंप्रेसिबिलिटी बढ़ा के यूज कर लिया। वेटेबिलिटी जो है, एमॉर्फस फॉर्म में कोई होता है उसकी वेटेबिलिटी ज्यादा होती है, क्रिस्टल फॉर्म में उसकी कम होती है, या कभी कभी क्रिस्टल फॉर्म में स्टेबिलिटी अच्छी होती है, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी हो जाती है। तो बेटर प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए कोई ऐसा मटेरियल है जिसका फ्लो प्रॉपर्टी अच्छा नहीं है, हम उसको रिक्रिस्टलाइज करके क्रिस्टल बना लेंगे, जिससे उसकी फ्लो प्रॉपर्टी इन्हांस हो जाएगी, तो प्रोसेसिंग आसान हो जाएगा। तो बेटर प्रोसेसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमको रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। देन इसके अलावा ईज ऑफ हैंडलिंग। हैंडलिंग यानी कि उसको यूज करना, स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना, ये सब किस में आएगा, हैंडलिंग में आएगा। तो कैरेक्टर जो क्रिस्टलाइजेशन फैसिलिटीज है, इसका उपयोग करके हम वेरियस ऑपरेशन सच एज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे अगर मैं बोलूं कि जो कन्वेयर बेल्ट में या कहीं से कोई पाउडर को अगर ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना में अच्छा तरीके से हैंडलिंग नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्रिस्टल फॉर्म में तो अच्छे से हो जा रहा है, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है। स्टोर करने में क्रिस्टल्स का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है एमॉर्फस के कंपेरिजन में, क्योंकि एमॉर्फस पाउडर अगर है तो वो मॉइस्चर कंटेन कर सकता है, क्रिस्टल नहीं करता है ना। और बेटर फ्लो प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको आसानी से बहुत अच्छे से पैकिंग कर सकते हैं। तो पैकिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे हैंडलिंग के लिए आसानी हो जाता है जब ये क्रिस्टल फॉर्म में होगा। तो ये भी इसका एप्लीकेशन हो गया। बेटर केमिकल स्टेबिलिटी। देखो बेटर केमिकल स्टेबिलिटी मतलब केमिकल की स्टेबिलिटी, वो कितना उसका लाइफ बढ़ गया, या वो कितनी देर तक वो जो ड्रग है वो बने रहता है बिना चेंज हुए, बिना डिग्रेड हुए, उसकी स्टेबिलिटी कहलाएगी। तो देखिए कैरेक्टराइजेशन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। फॉर एग्जांपल एमॉर्फस पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी जो होता है ये नेचुरल पेनिसिलिन है, इसका एमॉर्फस फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है ना। देन क्रिस्टलाइन साल्ट, अगर हम इसी पेनिसिलिन का क्रिस्टलाइन साल्ट बना लें तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एमॉर्फस। ठीक है, अब देखो क्यों होता है, कैसे होता है, मैकेनिज्म पे जाएंगे तो बहुत ज्यादा डेप्थ है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए जो एमॉर्फस होता है वो मॉइस्चर कंटेन कर लेता है, एमॉर्फस फॉर्म ज्यादातर मॉइस्चर रिटेन करने का टेंडेंसी रखता है या वेटिबिलिटी ज्यादा होती है। तो पेनिसिलिन जी में मॉइस्चर कंटेंट आ गया, मतलब कंटामिनेशन हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो सकता है। लेकिन जब वो क्रिस्टल फॉर्म में होगा तब वो ज्यादा मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पाएगा, तो उसकी डिग्रेडेशन जो होगी वो थोड़ी स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, बनी रहेगी, तो स्टेबल हो गया। ऐसी देखिए एमिट्रिप्टिलिन एग्जाम्पल के तौर पे इज मोर स्टेबल इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमिट्रिप्टिलिन भी क्रिस्टल फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है देन एमॉर्फस फॉर्म। तो एमॉर्फस फॉर्म ज्यादातर लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन फॉर्म।
तो मतलब बेटर केमिकल स्टेबिलिटी हो गई। इसके अलावा इंप्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, केमिकल स्टेबिलिटी के साथ साथ फिजिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज सच एज सस्पेंशन, स्टेबिलिटी एंड हार्डनेस ऑफ टेबलेट। जैसे अगर मैं बोलूं सस्पेंशन बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करते हैं। अब क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए। हम फाइन क्रिस्टल्स बना लिए और हमने डिस्पर्स कर दिया। इसके अलावा हार्डनेस ऑफ टेबलेट को जब हम कंप्रेस करेंगे तो कितना हार्ड और मजबूत बनेगा वो भी क्रिस्टल पे डिपेंड करता है। यूजिंग डिहाइड्रेटिंग मटेरियल सच एज डिहाइड्रेटेड एल्कोहल एंड ग्लिसरॉल द स्टेबिलिटी ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कैन बी इनहांस। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से सोख लेता है। जैसे मैं बोलूं नमक या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर इसको तुम खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके गीला हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक। अब इस टाइप का मटेरियल है तो इसका डिहाइड्रेटेड फॉर्म बना सकते हैं क्रिस्टल बनाकर। तो डिहाइड्रेटेड एल्कोहल, ग्लिसरॉल, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, फिजिकल स्टेबिलिटी इनहांस कर दिए। तो ये इसका एक एप्लीकेशन हो गया। इंप्रूव बायो अवेलेबिलिटी, सम ड्रग्स आर मोर इफेक्टिव इन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी जो है नेचुरल पेनिसिलिन है और ज़्यादा स्टेबल नहीं होता ये। जब तुम इसको एडमिनिस्टर करोगे और जीआईटी में आएगा, है ना, डज नॉट डिजॉल्व इमीडिएटली इन द गैस्ट्रिक फिल्टर। अगर इसका क्रिस्टल फॉर्म बनाया तो तुरंत घुलेगा नहीं, इसलिए इसका डिग्रेडेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन फॉर्म में रह गया, मान लेते हैं कि इसका जो पेनिसिलिन जी है इसका क्रिस्टल नहीं बना के हमने क्या किया, ऐसी एमॉर्फस रहने दिया और उसको एडमिनिस्टर किया, तो जैसी एमॉर्फस होगा उसकी वेटिबिलिटी ज्यादा है, तो जैसे ही जाएगा ये स्टमक में पहुंचेगा तुरंत घुल जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। घुल जाएगा तुरंत तो तुरंत डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि इस पे जो गैस्ट्रिक पीएच है उसमें एंजाइम क्या करता है, इसको तोड़ने लगता है। अगर ये धीरे धीरे डिसॉल्व होगा तो जल्दी से डिग्रेड नहीं होगा, तो इसकी जब डिग्रेड नहीं होगा ज्यादा तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा। बायो अवेलेबिलिटी वो होता है कि जितना तुमने ड्रग एडमिनिस्टर किया वो उसी फॉर्म में बिना चेंज हुए आपकी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होकर पहुंच जाता है, कितना अमाउंट, है ना, एक्सटेंट ऑफ ड्रग विच इज रिचेस टू ब्लड स्ट्रीम इन अनचेंज फॉर्म। मतलब जितना लिया वैसा का वैसा ब्लड में पहुंच गया तो 100%, अगर जितना लिया उसमें से 80% अगर अनचेंज फॉर्म में पहुंचा तो 80% उसका बायो अवेलेबिलिटी, अगर 50% पहुंचा तो 50%। तो ये डिपेंड करता है कितना रास्ते में डिग्रेड हो गया, टूट गया, मॉडिफाई हो गया, वो उसका बायो अवेलेबिलिटी का पार्ट नहीं रहेगा। अनचेंज फॉर्म में बिना बदले जैसा मॉलिक्यूल था वैसे ही मॉलिक्यूल ब्लड में पहुंच गया तो उसको बोलेंगे बायो अवेलेबिलिटी, कितना पहुंचा। ठीक है, तो ये जो है क्रिस्टल बना देने से जल्दी जल्दी घुलेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी डिजॉल्व नहीं होगा तो डिग्रेड भी नहीं होगा। और आपको पता है गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम लगभग हम बोलते हैं कि 2 घंटा होता है, मतलब 2 घंटे के बाद जो भी हमारे स्टमक में मटेरियल होता है वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जो एसिडिक पीएच में डिग्रेड होने वाला चीज है वो 2 घंटे तक अगर बच गया तो आगे इंटेस्टाइन में वो जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब हो जाएगा तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, डिग्रेड नहीं हुआ, कम डिग्रेड हुआ। इस तरीके से बायो अवेलेबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है। सस्टेन्ड रिलीज, सस्टेन्ड का मतलब होता है लंबे समय तक, है ना। तो ड्रग सब्सटेंस विथ डिफरेंट साइज ऑफ क्रिस्टल कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सस्टेन्ड रिलीज डोजेस फॉर्म। यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल का साइज कम और ज्यादा करके हम इसकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं कि कितने देर तक ये धीरे धीरे, देखो जैसे हम लोग लॉजेंजेस जो होता है ना, जो माउथ में घुलने वाला, तुरंत जो नहीं घुलता है, टॉफी आप लोग खाए होंगे जो तुरंत नहीं घुलता तो लंबे समय तक टिका रहता है। जैसे स्ट्रेप्सिल जो गले में खराश में आप खा रहे हो, तो जब आप उसको माउथ में रख के चूसते हो तो वो जल्दी खत्म नहीं होता, धीरे धीरे घुलता है, तो लंबे समय तक असर दे रहा है। ऐसे ही क्रिस्टल बना लेते हैं तो धीरे धीरे घुलता है, धीरे धीरे घुलता है तो लंबे समय तक चलता रहता है। तो इंसुलिन के इंसुलिन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म स्लोली एंड कंटिन्यूसली रिलीज इंसुलिन फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। मतलब हम अगर इंसुलिन का क्रिस्टलाइन फॉर्म लिया और उसको इंजेक्ट कर दिया मसल्स के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर में, तो वहां से वो धीरे धीरे घुलता रहेगा और धीरे धीरे ड्रग रिलीज करेगा, तो लंबे समय तक इंसुलिन अपना काम करता रहेगा। ये नहीं कि इंजेक्शन दिए और खत्म हो गया। तो इस तरीके से सस्टेन रिलीज में
इसका एप्लीकेशन हो गया। इसके अलावा मिसेलेनियस कुछ होता है, जैसे सर्टेन क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस, लेजर बीम एंड आर्टिफिशियल जेम्स। तो कुछ क्रिस्टल्स का इस्तेमाल हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस, अब तुम सोच रहे होगे कि फार्मेसी में सेमीकंडक्टर का क्या इस्तेमाल है। तो जैसे हम लोग बहुत सारे बायोमेडिकल डिवाइस की बात करते हैं, जैसे तुम देखते हो ग्लूकोमीटर जो ब्लड में से ग्लूकोज का लेवल चेक करता है, तो वहाँ क्या डिवाइस होता है, बायोमेडिकल डिवाइस। वहाँ पे कुछ सेमीकंडक्टर्स बनाने पड़ते हैं जहाँ पे हमको ये सर्किट बनाने में मदद मिलती है। तो सेमीकंडक्टर्स डिवाइस या लेजर बीम, आपने देखा होगा कि कई सारे इंस्ट्रूमेंट में हम लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते हैं। लेजर टेक्निक से आज के टाइम पे आई के कैटरेक्ट्स का एक ऑपरेशन हो रहा है, तो ये सब बनाने में भी मदद मिल रही है। स्फेरिकल क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये नोवल टेक्निक है। स्फेरिकल क्रिस्टलाइजेशन इन नोवल टेक्निक वेयर स्फेरिकल शेप क्रिस्टल्स आर प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस पर्पस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं लेकिन स्फेरिकल शेप है, गोल गोल गेंद की तरह। जितना अच्छा स्फीयर रहेगा उतनी अच्छी उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, है ना। तो इसका भी इस्तेमाल, इससे कंप्रेसिबिलिटी, फ्लो प्रॉपर्टी, सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारी चीजें अच्छे से कंट्रोल होती है ना। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कर रहे हैं उसके, ठीक है। आई होप आप लोग को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, आपको कोई पार्ट इसमें समझ नहीं आता, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं इसको आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि क्रिस्टल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्रिस्टल्स कंटेन्स हाईली ऑर्डर्ड अरे ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन। याद रखना, जब यूनिट ब्लॉक जिसको हम लोग बोल रहे थे, अगर वो आपस में आकर जुड़ता है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, तभी तो वो यूनिट ब्लॉक फिर जब डिसॉल्व करोगे तो फिर से वो अलग हो जाएगा, है ना। तो कोवेलेंट मतलब परमानेंट बॉन्ड, यहाँ पे परमानेंट बॉन्ड नहीं बनता। हालांकि क्रिस्टल बनाते समय वो आपस में आकर जुड़ते जरूर हैं, पर वहां परमानेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिक पोर्शन जो होता है, द स्मॉलेस्ट जियोमेट्रिक पोर्शन विच रिपीट्स टू बिल्ड अप द होल क्रिस्टल, जो कि एक पूरे क्रिस्टल को बनाने के लिए रिपीट होता है बार बार, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल। फॉर ऑल पर्पस क्रिस्टल्स देयर आर 7 बेसिक और प्रिमिटिव यूनिट सेल। जितने भी हम लोग क्रिस्टल अभी देखने वाले हैं उसमें 7 बेसिक टाइप के यूनिट सेल या क्रिस्टल होंगे, है ना, विच आर सोन इन फिगर। हम लोग आगे अभी देखेंगे फिगर्स में, है ना। वी विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड्स। जो भी क्रिस्टल होगा उसके जो साइड्स होते हैं, है ना, जैसे ये और ये, इस साइड्स की लेंथ कितनी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ए, बी और सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड एंगल, हर एक साइड के बीच में एंगल कैसा है, उसके लिए हम लोग अल्फा, बीटा और गामा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेंथ के लिए ए, बी, सी, डी और एंगल के लिए अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा जो एंगल है, जैसा कि तुम यहां देख रहे हो, अल्फा जो एंगल है वो ए और सी के बीच है, ए और सी आप देख रहे हैं। ये वाला जो लेंथ है वो ए है और ये वाला जो लेंथ है वो सी है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। ऐसे ही बीटा के लिए बात करें तो सी और बी के बीच, बी और सी या सी और बी के बीच का जो एंगल है वो बीटा है। एंड गामा, जैसा कि तुम इस डायग्राम देख रहे हो, गामा ए और बी के बीच का जो एंगल है वो गामा है। तो इस तरीके से अल्फा, बीटा, गामा एंगल हो गया, और तुम्हारा ए, बी, सी साइड कितना लेंथ है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल्स में चलते हैं और बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की। क्रिस्टल लैटिस, हम लोग यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस बोले तो क्रिस्टल जालक, है ना। ऑर्डरली इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। यहाँ पे 3D स्पेस में कैसा अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। ऑल्सो नोन एज स्पेस लेटिस, इसको और क्या बोलते हैं, स्पेस लेटिस भी बोलते हैं। जैसा तुम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, ये यूनिट सेल है, ये जो ग्रीन कलर का तुमको दिख रहा है ये यूनिट सेल है। जब ये 3 डायमेंशनली ग्रोथ करेगा, जैसा कि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था, तो ये यूनिट ब्लॉक एक के बाद एक जुड़ता जाएगा 3 डायमेंशनली, और अल्टीमेटली एक 3 डायमेंशन स्पेस में अपना एक शेप बना लेगा, है ना। 3 डायमेंशन स्पेस में इस तरीके से अपना एक शेप बना लेगा,
है ना, क्यूब शेप हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है, जो कि हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर, अच्छा ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, ये क्या क्या हो सकता है, ये आयंस हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, या ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आयंस विथ ऑपोजिट चार्ज आर बॉन्डेड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एज इन क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। जैसा सोडियम क्लोराइड में होता है कि आयंस अगर हैं यूनिट तो वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएंगे। एटम्स की बात करें तो एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड एज इन डायमंड एंड ग्रेफाइट। जैसा कि डायमंड और ग्रेफाइट में होता है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ेंगे। इन मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वान डर वाल। ज्यादातर जो होंगे उसमें वान डर वाल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो फोर्स हैं इसकी मदद से ये आपस में जुड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, देखिए नेप्थेलिन के क्रिस्टल या पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इन स्मॉल जियोमेट्री पोर्शन विच रिपीट्स टू बिल्ड अप द होल क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। अ क्रिस्टल इज बॉन्डेड बाय प्लेन सरफेस कॉल्ड फेसेस, यानी कि इसका ये जो सरफेस होगा इसको क्या बोलेंगे, फेसेस बोलेंगे, ठीक है। ये प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं तो ये इसके फेस सरफेस हो गया, है ना। एंड एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर टू द इंटरसेक्टिंग फेसेस इज टर्म्ड एज एक्सियल एंगल, है ना। दो परपेंडिकुलर जो होगा उसके बीच का जो होगा उसको एक्सियल एंगल बोलेंगे। और एक्सियल लेंथ कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एटम। दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस है वही उसका लेंथ होगा। इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, इसके बीच का जो दूरी है ये हो गया सेंटर, ठीक है। और एंगल आप लोग जान ही चुके हैं। तो क्रिस्टल हैबिट की बात करते हैं, है ना। क्रिस्टल सिस्टम ऑफ फॉर्म, और इसके बाद हम लोग हैबिट की बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अ फाइन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आर पॉसिबल फॉर, है ना, सॉरी, अ फाइनाइट नंबर ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट आर पॉसिबल फॉर क्रिस्टल्स लैटिस एंड दिस में बी टर्म्ड एज क्रिस्टल फॉर्म या क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। फाइनाइट मतलब निश्चित होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन एन एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल क्रिस्टल फॉर्म्स आर, मतलब जो एक्सियल लेंथ होगा और एक्सियल एंगल होगा उसके बेसिस पे क्रिस्टल के कितने फॉर्म बनते हैं। तो क्या कौन कौन से होते हैं, देखिए, क्यूबिक, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, ऑर्थो, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ये कुछ फॉर्म्स हैं जो बनते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये ऊपर में देखिए क्रिस्टल्स कैसे दिखते हैं, है ना। ये 3 डायमेंशन में आप देख पा रहे हो, ऊपर में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 डायमेंशनली क्रिस्टल्स कैसे दिखेंगे, और यहाँ पे आप लोग उसके देख पा रहे हो। तो ये क्यूबिक शेप ऐसा होता है, क्यूब जैसा, जैसा कि आप लोग डाइस देखते हो जो लूडो में खेलते हैं, है ना। तो वो क्यूबिक शेप हो गया, चारों तरफ का उसका जो साइड है वो इक्वल होगा, और एंगल 90 होगा। अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल 90 डिग्री होगा, ए, बी और सी भी बराबर होगा। तो इस टाइप का जो शेप है वो क्यूबिक शेप होगा। इसका एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये दोनों ही उसके एग्जाम्पल हैं, है ना। इसके अलावा देखो जो अपन बोल रहे हैं टेट्रागोनल, जो टेट्रागोनल अपन बोल रहे हैं, इसमें क्या होगा, अल्फा, बीटा, गामा ये तो 90 डिग्री है, लेकिन a इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब इसके जो सारे साइड्स हैं वो बराबर नहीं होंगे। 2 साइड तो बराबर है, तीसरा साइड बराबर नहीं है, तो इसको टेट्रागोनल बनेंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया यूरिया, पोटेशियम, डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट, है ना, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ऐसे ही हेक्सागोनल में क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, मतलब अल्फा और बीटा 2 ऐसे एंगल हैं जो 90 डिग्री के हैं, लेकिन जो गामा है वो 120 का हो गया। गामा जो एंगल है वो 120 हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ ए और बी 2 साइड इसके बराबर होंगे, पर सी इसका बराबर नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल देखो, आइस एंड थाइमोल जो है ये इसका एग्जाम्पल है किसका, हेक्सागोनल का, ठीक है। ऐसे मोनोक्लिनिक में देखिए अल्फा बीटा जो है 90 है, पर गामा 90 नहीं है, और ए बी सी तीनों में से कोई भी उसकी जो साइड है, जो उसकी भुजा है वो बराबर नहीं होगी, सब अलग अलग
साइज के होंगे। तो इसका एग्जांपल हो गया सुक्रोज या इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका एग्जांपल हो गया। ऐसे ही देखो रोम्बोहेड्रल जो होता है उसमें अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, मतलब इसमें अल्फा बीटा और गामा जो है 90 डिग्री नहीं होगा, कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री किसी का भी एंगल नहीं होगा। और लेकिन इसका ए बी और सी जो होगा वो बराबर होगा, यानी कि इसके साइड्स सारे बराबर होंगे, बस एंगल का चक्कर है, एंगल 90 डिग्री का कोई सा नहीं होगा, है ना। फिर यहां पे देखो ट्राई क्लिनिक में अल्फा बीटा गामा इनमें से कुछ भी 90 नहीं है, ठीक है, यहां पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी 90 नहीं है और ना ही ए बी सी कुछ भी नहीं है, सारे के सारे अलग अलग। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया आपका फिनोप्थेलिन, है ना, या कॉपर सल्फेट, इसका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ऑर्थोरोम्बिक में देखिए अल्फा बीटा गामा जो तीनों को एंगल है वो 90 डिग्री है, लेकिन ए बी सी अलग अलग है, इसका एग्जाम्पल हो गया बेरियम सल्फेट या सल्फासिटामाइड। तो इस तरीके से अलग अलग यूनिट के बेसिस पे, ये सारे यूनिट है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये क्रिस्टल यूनिट है, जो आगे चल के क्या बना देंगे, क्रिस्टल हैबिट देंगे कि किस टाइप का क्रिस्टल बनेगा, ठीक है, समझ गए। ये हम लोग क्रिस्टल फॉर्म की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फॉर्म में क्रिस्टल्स आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं, क्रिस्टल हैबिट समझ में आ जाएगा तो क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। क्रिस्टल्स इज पॉलीहेड्रल सॉलिड्स विथ नंबर ऑफ प्लेनर सरफेस, इसमें बहुत सारे प्लेनर सरफेस होंगे, और सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेस इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ थ्रीज इज सेम इन ऑल स्पेसिमेंट्स, मतलब इस तरीके से होगा कि हर जो सैंपल लेंगे उसमें जो एंगल होगा वो एक ही जैसा होगा, है ना। इट इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलेटिव साइज एंड फेसेस, ठीक है। तो ये हर एक सब्सटेंस के बाद में बात हो रही है, लेकिन उसके साइज और फेसेस को लेकर नहीं। द शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल फॉर्म्ड आर मार्कली डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस अंडर विच क्रिस्टलाइजेशन इज कैरिड आउट। अच्छा, ये जो शेप और साइज की बात हम लोग कर रहे हैं ना, ये भी किस पे डिपेंड करता है, क्रिस्टलाइजेशन किस कंडीशन में हुआ है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखें, फॉर एग्जांपल ग्रीसियोफल्विन जो एक ड्रग है, इसका क्रिस्टलाइजेशन एसीटोन से करें, क्रिस्टलाइज फ्रॉम एसीटोन हैज अ डिफरेंट फॉर्म, इसका एक डिफरेंट फॉर्म दिखेगा, है ना, डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म नजर आएगा फ्रॉम द सेम ड्रग। जबकि हम इसी ड्रग को अगर क्रिस्टलाइज करें बेंजीन और या क्लोरोफॉर्म से, अगर हम सॉल्वेंट सिस्टम एसीटोन लेते हैं और क्रिस्टलाइज करें ग्रीसियोफल्विन को, तो उसका शेप अलग दिखेगा, क्रिस्टल का साइज शेप अलग दिखेगा। और उसी को अगर हम बेंजीन या क्लोरोफॉर्म वाले सॉल्वेंट में करें तो उसका शेप साइज अलग दिखेगा। मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन किस कंडीशन में हुआ है। एंड डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फेसेस क्रिस्टल हैबिट आर डिस्क्राइब्ड इन डिफरेंट वे, दीज आर शोन इन फिगर। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि कॉलुमनर टाइप का, कॉलुमनर शेप का अगर दिख रहा है, जैसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, पार्टिकल्स हैविंग द विड्थ एंड थिकनेस एक्सटीडेड देन द नीडल टाइप, ये नीडल टाइप से थोड़ा और विड्थ और थिकनेस बढ़ जाएगा, है ना। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए, प्रिज्मेटिक में ऑल्सो बी यूज, इसको हम प्रिज्मेटिक भी बोलते हैं, कॉलुमनर या प्रिज्मेटिक, कॉलम जैसा, जैसा कि तुम ये वाला डायग्राम देख रहे हो, ये कॉलुमनर हो गया। इसका एग्जांपल क्या है, देखो फ्लूरोकॉर्टिसोन एसीटेट, फ्लूरोकॉर्टिसोन एसीटेट का क्रिस्टल कैसा बनता है, कॉलुमनर टाइप का। या ट्राई एमिसिनोलोन एसीटोनाइड जो होगा वो भी कॉलुमनर शेप होगा। फिर देखिए ब्लेड शेप, लॉन्ग थिन एंड फ्लैट पार्टिकल, मतलब एकदम चपटा सा होगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्लेड जैसा फॉर्म, है ना। विच कैन ऑल्सो बी रिफर्ड एज बीइंग लेथ शेप्ड, इसको लेथ शेप्ड भी बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि तुम यहां देख रहे हो ब्लेड वाला, ये चपटा सा कार्डबोर्ड जैसा। इसका आपका रिसोर्चिनोल जो है उसका एग्जाम्पल है ना। रिसोर्चिनोल का क्रिस्टल कैसा बनता है, ब्लेड शेप, पतला पतला सा, चपटा चपटा सा, ठीक है। इसके अलावा देखिए प्लेट, फ्लैट पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर लेंथ एंड विड्थ, अगर लेंथ और विड्थ सब सिमिलर हो गया तो उसको प्लेट बोल देंगे। दे आर ऑल्सो डिनोटेड एज बीइंग लेमिलर और माइक्रोसियस,
लेमिलर और माइक्रोसिस। तो जैसा तुम प्लेट वाला ये ऊपर में देख रहे हो, इसका लंबाई और चौड़ाई बराबर है लेकिन चपटा है, तो इसको बोलेंगे प्लेट शेप। इसका एग्जांपल देखिए नेप्थेलिन। नेप्थेलिन जो होगा वो इसका एग्जांपल है। प्लेट, उसका जो क्रिस्टल बनेगा कैसा बनेगा, प्लेट शेप बनेगा। ऐसे देखिए ट्यूबुलर, फ्लैट पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर लेंथ एंड विड्थ बट पोजिंग ग्रेटर थिकनेस एंड फ्लैक्स। मतलब यहां पास आपका ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थिकनेस ज्यादा, सॉरी ट्यूबुलर नहीं है, टेबुलर है। टेबुलर मतलब टेबल जैसा, यानी इसकी थोड़ी सी थिकनेस और वो आपका विड्थ जो होगा ये बढ़ जाएगा, है ना, ग्रेटर थिकनेस। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखिए टॉलब्यूटेमाइड या साइक्लिजिन। ये किस, इसका जो क्रिस्टल बनता है कैसा बनता है, टेबुलर टाइप का बनता है, टेबुलर। ठीक है, एंड इक्वेंट, इक्वेंट जो होते हैं पार्टिकल्स ऑफ सिमिलर लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होगा, उसको क्या बोलेंगे, इक्वेंट। इसका एग्जांपल आपका है देखिए इक्वेंट सोडियम क्लोराइड, जैसा हमने क्यूबिक बोला था, जिसको क्यूबिक बोला था, इसको क्यूबिक शेप भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एसिक्यूलर यानी निडल लाइक प्रिज्म। एसिक्यूलर का एग्जांपल यहाँ पे देखिए नेलिडिक्सिक एसिड इसका एग्जांपल है। नेलिडिक्सिक एसिड में क्रिस्टल कैसे बनेंगे, निडल शेप, बहुत ही नुकीले नुकीले लंबे लंबे ऐसे निकले हुए रहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, निडल शेप। ठीक है, तो ये क्रिस्टल हैबिट हो गया जो डिपेंड करता है साइट्स पे और कई सारी चीजों पे। ठीक है, तो ये हो गया क्रिस्टल। नेक्स्ट जब हम लोग क्लास करेंगे तो हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए हमको सॉल्युबिलिटी के बारे में जानना जरूरी है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कर्व की बात करेंगे, सुपर सैचुरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।